हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटिकल के सेट 17 के पार्ट फर्स्ट को, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पार्ट सेकंड को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था किसकी देन है। बात करें अगर ब्रिटेन के बारे में तो देखिए, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति पद और साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त की है। लेकिन जो कनाडा का संविधान है, यहाँ से हमने ग्रहण की है संघीय व्यवस्था। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कनाडा का संविधान। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिए गए प्रावधानों को दिखाया गया है और सूची 2 में भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में बताया गया है और इनको हमें सही सुमेलित करना है। देखिए, भारत में जो नए राज्यों का प्रवेश है ये साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है। नागरिकता का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 से लेकर भाग 3 के अंतर्गत किया गया है और प्रशासनिक अधिकरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत। तो यहाँ क्रम होगा 2, 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 है ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, भारत में जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। लेकिन यहाँ पर इसके एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो बात करें अगर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में, तो इसके अंतर्गत जो भारतीय वायसराय थे उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, वैसे ही उस समय 1861 के एक्ट के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। और भारत सरकार अधिनियम जो 1909 है, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और ये न्यायालय 1937 को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो निम्न में से क्या होगा। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। वे निम्न सदन यानी कि जो लोकसभा है उसमें बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये कथन भी गलत है। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो देखिए, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री है वो अगर उच्च सदन यानी कि जो राज्यसभा है उनका सदस्य होगा, तो कभी भी जब भी उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा तब वो अपने पक्ष में कभी भी वोट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायत तथा नगर पालिका क्षेत्रों को क्रमशः कितने कितने कार्य सौंपे गए हैं। देखिए, जो 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका के बारे में बताया गया है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत कुल विषय दिए गए हैं 29 और जो नगर पालिका है इसके अंदर दिए गए हैं विषय 18। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ पर एक होना था जिसके अंतर्गत आएगा 29 और 18। नेक्स्ट, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो यह हमारे कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जिसने
जब भी लोकसभा में जो भी दल को बहुमत प्राप्त होता है तो उसके अंतर्गत जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो देखिए इन्हें हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है और इन्हीं के बारे में यह उक्ति है कि ये राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते, सिर्फ प्रतिनिधित्व ही करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपको एक क्रम याद रखना है 52, 63 और 74। सबसे पहले आपको 52 याद होना चाहिए, फिर उसमें 11 प्लस कर दीजिए 63 आएगा, फिर उसमें 11 प्लस कर दीजिए तो 74 आ जाएगा। 52 में है राष्ट्रपति पद, 63 में है उपराष्ट्रपति पद और 74 में है प्रधानमंत्री पद। तो ये देखिए हमारे भारतीय संविधान की ये सुंदरता है कि जो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं तो वो एक ट्रिकी मेथड से ही किए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल नागरिक संहिता। देखिए ये सही है, इसको 44 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, देखिए ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन कौन से गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं जो राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो देखिए जो गांधी जी की विचारधारा के आधार पर है वो है एक तो ग्राम पंचायतों का संगठन करना और दूसरा है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 और 3 और वो है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। देखिए देश के आधारभूत के बारे में पूछा गया है, यानी कि जो शासन है उसकी जो आधारभूत विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होंगी। तो देखिए अगर बात करें हम मूल अधिकारों के बारे में, अगर किसी देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए तो देखिए उसकी शासन प्रणाली की आधारभूत व्यवस्था खराब नहीं होगी। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो देखिए मौलिक कर्तव्य हैं ये न्याय योग्य तो है नहीं, तो इससे हमारे देश की शासन व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों, तो ये भी नहीं होगा। और राज्य के जो नीति के निर्देशक तत्व हैं तो देखिए ये हमारे शासन के आधारभूत तत्व हैं। ये इसी कारण से हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी राज्य है यानी कि जो भी देश है, क्योंकि देश को राजनीति की भाषा में राज्य कहा जाता है, तो जो भी देश है उसके जो कर्तव्य हैं देश के नागरिकों के प्रति उसके बारे में देश के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अंतर्गत देश के सामाजिक और आर्थिक दोनों ही कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो। देखिए संकल्प की बात की जा रही है और वो भी राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर अगर भारत की संसद विधि बनाए तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो आपको एक अनुच्छेद याद करना है कि जो अनुच्छेद 249 है इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई ऐसा विषय आ जाए जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, वो भी राज्य सूची में शामिल हो, तो उस पर संसद कानून बना सकती है, उस पर विचार विमर्श कर सकती है और ये जो विचार किया जाएगा वो 1 वर्ष तक लागू रहेगा। तो देखिए इसके लिए ये बात कही गई है तो राज्य का जो विशेष बहुमत है वो है राज्यसभा के द्वारा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। जब भी उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत किया जाएगा तो उसको हम विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। तो यह कार्य किया जाएगा राज्यसभा के विशेष बहुमत के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका अनुच्छेद आप याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। साथ ही अगर हम इसके संबंधित बात करें अनुच्छेद 246 के बारे में तो देखिए इसके अंतर्गत जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो संघ और राज्य सूची है उस पर संसद और राज्य के विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान अनुच्छेद 246 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता।
देखिए भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है तो ब्रिटिश नागरिक को हम लेंगे एक विदेशी नागरिक की तरह। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और जो 30 हैं, ये अनुच्छेद केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इनके अलावा जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद ब्रिटिश नागरिकों को यानी कि जो भी विदेशी नागरिक होंगे उनके लिए मान्य हैं। तो अगर हम बात करें विधि के समक्ष समता के अधिकार की, तो देखिए ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। तो ये जो भी विदेशी नागरिक है उसके लिए दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, तो इसके लिए ये दावा कर सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए इसके लिए ये दावा नहीं कर सकते। अगर कभी भी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता इनको चाहिए तो इन्हें विशेष प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, तो ये अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो इसके लिए ये दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि दावा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा देख लेते हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसको। तो देखिए इसके अंतर्गत मुख्य है, इसमें दिया गया है स्टार्टिंग में हम भारत के लोग, तो यानी कि ये जो शब्द हैं ये दर्शाता है कि जितनी भी भारत की संप्रभुता है वो भारत की जनता में सम्मिलित है। यहाँ पर आपको कुछ ये शब्द देखने हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें इतनी बड़ी प्रस्तावना के अंतर्गत कहीं भी विराम चिन्ह नहीं आता। देखिए कितनी बड़ी प्रस्तावना है, तो ये भी प्रस्तावना की मुख्य बात आती है। दूसरा है इसके अंतर्गत जो शब्द को जोड़ा गया है जैसे कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये शब्द भी हमें ध्यान में रखने हैं कि इनका उल्लेख प्रस्तावना के अंदर किया गया है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों पर विचार करें तथा इसका सही क्रम बताएं। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष। देखिए ये जो शब्द हैं इनका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है और इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद में कौन है और उसके बाद में कौन है। तो सबसे पहले आएगा प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में आएगा समाजवादी और उसके बाद में आएगा धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद में आएगा प्रजातांत्रिक। तो क्रम होना चाहिए 3, 1, 4, 2 और वो है ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। देखिए जो निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसको बताया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और राज्य के विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो राज्य के विधानमंडल है इनका चुनाव भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव, तो ये भी बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। तो देखिए ये राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में कोई सलाह नहीं देते हैं। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, तो ये कार्य इनका है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा गया है कौन कौन से कार्य हैं, तो वो होंगे 1, 2 और 4। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर राष्ट्रपति शासन की, तो देखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है और इसको तब लागू किया जाता है जब कोई भी राज्य का विधानमंडल है उसका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि सरकार अचानक से ही गिर जाती है, तो तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये कथन गलत है।
प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री को इतना अधिकार नहीं है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, तो देखिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया कि राष्ट्रपति की इच्छा हो तो हमारे जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। तो देखिए मौलिक अधिकारों को अगर इनके निरस्त होने की बात करें तो इनके लिए 2 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 358 और 359। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब भी देश में आपातकालीन स्थिति लागू की जाएगी तब अनुच्छेद 19 स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसे राष्ट्रपति के द्वारा निरस्त नहीं किया जाता। और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार बचते हैं, साथ ही 19 को छोड़कर भी वो सभी के सभी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात रखिएगा याद कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार, वो कभी भी आपातकालीन स्थिति में निलंबित नहीं होते, उससे किसी के द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है। तो देखिए जब भी भारत के अंतर्गत कोई भी नया राज्य या फिर जो वर्तमान में राज्य हैं उनकी सीमाओं या नामों में कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए मात्र संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। अगर बात करें नीति निर्देशक सिद्धांतों की तो इनका उल्लेख किया गया है भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी राज्य है यानी कि जो भी देश है उसको जनता के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और साथ ही ये बात भी है कि इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं वो न्याय योग्य नहीं है, और इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। तो ये बात भी यहाँ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि देखिए अगर बात करें अनुच्छेद 75(3) के बारे में तो इसके अंतर्गत एक बात का उल्लेख किया गया है कि जो भी केंद्र सरकार है उसकी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत के बारे में अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत बताया गया है, जिसको हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। तो इसका ये प्रमुख लाभ रहता है कि इसके अंतर्गत जो भी कार्यपालिका रहेगी, जो भी मंत्रिपरिषद रहेगी, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहेगी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। देखिए आर्थिक न्याय की बात की जाए तो एक तो हमने इसे मूल प्रस्तावना के अंतर्गत पढ़ा था, और दूसरा हमने आर्थिक न्याय को पढ़ा है जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें। तो यहाँ पर देखिए उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है। उद्देशिका और मूल अधिकार, तो देखिए मूल अधिकारों में हमारे लिए कोई भी आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तो ये गलत हो जाएगा, और केवल उद्देशिका तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व हैं, इन दोनों के अंतर्गत ही आर्थिक न्याय के बारे में उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में तो बात की थी, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो देखिए राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है इसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, केवल और केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, जो भी राज्य के विधानमंडल हैं उनके अंतर्गत जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य हैं, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके निर्वाचित सदस्यों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में
केवल और केवल दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, 2 और 3। सभी राज्य और तथा उपराज्यपाल, तो देखिए इसमें राज्यपाल और उपराज्यपाल नहीं होते, तो यहाँ पर आंसर हुआ केवल 2 और 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 के अंतर्गत कुछ हमारे संविधान में किए गए प्रावधानों के बारे में बताया गया है और उनके स्रोत पूछे गए हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को हमने ग्रहण किया है अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली को हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन, यूके या इंग्लैंड से, आपात उपबंध को हमने ग्रहण किया है जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने ग्रहण किया है आयरलैंड से। साथ ही अगर ये पूछ लिया जाए कि आयरलैंड ने ये सिद्धांत, ये जो तत्व हैं, ये कहाँ से ग्रहण किए, तो इसने किए हैं स्पेनिश संविधान से। तो क्रम होना चाहिए 2, 1, 4, 3, वो है ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में लिखा गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो भारत सरकार का सलाहकार होते हैं, प्रमुख विधि सलाहकार यानी कि महान्यायवादी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग है, इस पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की गई है और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत इनके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्रम होना चाहिए 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 है ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में इनसे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। बात करें अगर 29 के बारे में, तो देखिए 29 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। 21 क के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो उपाधियां हैं इनका निषेध किया गया है, यानी कि इनके समापन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। और ये सभी के, ये जो अनुच्छेद 26 है ये हमारे स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद जो 18 है ये हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो क्रम होगा वो होगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 है ऑप्शन सी में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। देखिए, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी कि प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो इसको किया गया था 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी विशेषताएं हैं, तो होगा, तो आंसर होना चाहिए 1 और 3, वो है ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इन्हें ग्रहण किया गया है रूस से। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो इनमें से देखिए, पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं उनका पालन करना और उनकी सुरक्षा करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
हमारी समग्र संस्कृति की और समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसको संरक्षित करना, वन, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। और इससे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये बात भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। वन और झीलों से संबंधित जो कर्तव्य है वो इसी में ही आएगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय संघर्ष वाला पॉइंट था वो इसी में आ जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। तो देखिए जो अस्पृश्यता का अंत है वो किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, लेकिन इसका प्रावधान मौलिक कर्तव्यों में नहीं किया गया। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में संविधान संशोधन बताए गए हैं और सूची 2 में उनके अंतर्गत किए गए चेंजेस बताए गए हैं। जो संशोधन 31वां है इसके अंतर्गत लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 को हुआ था, इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। और 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्रम होना चाहिए 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून या तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति से परामर्श करता है। देखिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है ये प्रमुख सलाहकारी न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, जब भी राष्ट्रपति को ये लगे कि कोई भी ऐसा विषय आया है जो कि राष्ट्रीय महत्व का हो और जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी हमें राय की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति यह परामर्श उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। तो देखिए अपनी पहल पर, तो ये कथन गलत है। केवल पहल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंतर्गत उन्हें कोई रीज़न चाहिए होते हैं, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता हो। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति स्वयं कहेगा कि इस विषय पर मुझे सुप्रीम कोर्ट की राय की ज़रूरत है, तब ये ऐसी राय ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई राय दी जाएगी तो वो इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, तब जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता हो। पिछले सेट में आपसे प्रश्न पूछा गया था, आपको बताना था कि वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसपी सिन्हा, जिनको हम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहते हैं। सत्येंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो देखिए ये सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि जो परमहंस थे वो इनके गुरु थे। दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1975 में की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसपी सिन्हा। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है 3 माह तक, 1 वर्ष तक, 1 माह तक और 6 माह तक, यानी कि कितने समय तक वह मंत्री बना रह सकता है। उसके बाद में उसे संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आज हमारा ये जो 17 सेट है ये कंप्लीट हो चुका है और यह हमारे पॉलिटिकल के एमसीक्यूज का लास्ट सेट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आज से आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।